हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भैया नेक्स्ट लेक्चर हम देखने जा रहे हैं एनएसआर में। पिछली क्लास में हमने एनएसआर की स्टार्टिंग करी थी। कितने तरीके की एनएसआर रिएक्शंस होती है, तो मैंने कहा था 3 तरीके की एनएसआर होती है। एलिफेटिक एनएसआर, एसाइल ग्रुप एनएसआर, और फिर एक होती है क्या, एरोमेटिक एनएसआर। ठीक है। फिर इसके बाद देखो जरा कि एनएसआर में हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था एलिफेटिक एनएसआर। और एलिफेटिक एनएसआर हम देखेंगे किस किस में। एल्काइल हैलाइड में हमने जो बात करी, मैंने आपको कहा था कि एल्काइल हैलाइड में एलिफेटिक एनएसआर होती है, अल्कोहल में होती है, ईथर में होती है। और सबसे पहले हमने एल्काइल हैलाइड में एलिफेटिक एनएसआर की शुरुआत करी थी, और उसमें भी कौन सी रिएक्शन, SN1। तो लास्ट क्लास तक हमने SN1 में रिएक्टिविटी की बात हम कर रहे थे कि कौन सा वाला जो है वो SN1 रिएक्शन तेजी से देगा, कौन सा वाला SN1 रिएक्शन धीरे देगा। और लास्ट में मैंने कुछ 2-4 ऐसे कंपाउंड आपको बताए थे जो SN1 रिएक्शन देते ही नहीं है। तो मैं उनकी बात दोबारा करता हूं, क्योंकि एनसीईआरटी में उनके बारे में जो है बहुत अच्छे से 2-3 पॉइंट उनके बारे में लिखे हैं, और वो सारे पॉइंट हमें समझने हैं। तो वो जो लास्ट में पॉइंट लिखवाया था ना, उसी पॉइंट को यहां से हम कंटिन्यू करेंगे। तो पॉइंट ये है, वापस से मैं वही चीज आपको बता देता हूं नोट लगा के, कि भाई फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट गिव्स SN1 रिएक्शन। ठीक है, कि कुछ हमारे पास ऐसे कंपाउंड होते हैं जो SN1 रिएक्शन नहीं देते हैं। इवन इनमें से कुछ कंपाउंड तो SN2 रिएक्शन भी नहीं देते हैं। कारण देखना कि सबसे पहला अपने पास जो है वो कंपाउंड है, जैसे ये वाले। ठीक है, ये है अपने पास एरिल हैलाइड। ठीक है, फिर इसके बाद देखो जरा कि ये वाला कंपाउंड है। ठीक है, इसको हमने क्या बोला था, दिस इज वाइनिल हैलाइड या विनाइल हैलाइड। ये दोनों ही कंपाउंड भैया जी SN1 रिएक्शन नहीं देते हैं। अब देखो क्या कारण है SN1 रिएक्शन नहीं देने का। तो पहला कारण तो ये है कि यहां पर देखना डबल सिंगल, और ये क्या है, लोन पेयर है। तो यहां इस बॉन्ड में डबल बॉन्ड करेक्टर है, और कोई भी एनएसआर रिएक्शन होने के लिए, चाहे वो SN1 हो चाहे वो SN2 हो, कोई भी एनएसआर रिएक्शन होने के लिए जरूरी है कि यहां से हेलोजन जो है ना, वो लिविंग ग्रुप के फॉर्म में क्या होना चाहिए, बाहर होना चाहिए। और ये बाहर तभी होगा जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा। और यार अगर यहां डबल बॉन्ड करेक्टर आ गए तो ये बॉन्ड ब्रेक कहां से होगा, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। तो डबल बॉन्ड करेक्टर अगर आए तो बॉन्ड नहीं टूटा, और बॉन्ड नहीं टूटेगा तो रिएक्शन कहां से होगी, है ना। सेम टू सेम यहां पर भी कंडीशन ऐसी ही है कि ये जो लोन पेयर है ये बेंजीन के साथ किस में है, रेजोनेंस में, कॉन्जुगेशन में है। तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, और बॉन्ड अगर ब्रेक नहीं हुआ तो रिएक्शन नहीं होगी, है ना। तो सबसे पहला ये है ड्यू टू डबल बॉन्ड करेक्टर बिटवीन कार्बन हैलोजन बॉन्ड। पहला तो रीजन ये है कि यहां पर क्या होता है, कार्बन हैलोजन बॉन्ड में डबल बॉन्ड प्रॉपर्टीज होती है, डबल बॉन्ड करेक्टर होते हैं। ठीक, दूसरा रीजन देखना कि भाई अगर मान लो यहां पर जो है कैसे न कैसे करके बॉन्ड टूट भी गया, पहली बात तो टूटता नहीं है, और टूट भी गया तो यहां पर कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा, फिनाइल कार्बोकेटाइन बनेगा, यानी कि साइक्लिक बेंजीन कार्बोकेटाइन, ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है, और यहां पर कार्बोकेटाइन ये वाला बनेगा। अब हमें पता है कि ये दोनों ही कार्बन जो कैसे है, sp2 हाइब्रिडाइज है, और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ठीक ठाक ज्यादा होती है ना। तो और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज क्या है, अनस्टेबल है। ठीक है, यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है, लेकिन यहां तो और भी ज्यादा अनस्टेबल है। क्यों, बॉन्ड एंगल देखो कैसा है। बॉन्ड एंगल क्या है कि भाई sp2 हाइब्रिडाइजेशन में तो ये बॉन्ड एंगल, या फिर यू कहो कि प्लेनर होना चाहिए, और यहां पर जो क्या होगा, स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये फिनाइल कार्बोकेटाइन या फिर जो विनाइल कार्बोकेटाइन जो बनते हैं ना अपने पास, ये क्या होते हैं, कम स्टेबल होते हैं, है ना। तो ड्यू टू वेरी लेस स्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो फिनाइल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है, और बहुत कम स्टेबिलिटी के कारण ही जो है वो क्या होता है, ये बनता ही नहीं है कार्बोकेटाइन। ठीक, तीसरा रीजन देखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन ऑफ एराइल हैलाइड एंड विनाइल हैलाइड is more than that of alkyl halide।
भैया आप ये समझो कि एक तो हमारे पास जो है वो क्या है, जैसे एराइल हैलाइड है, ठीक है, ये हैलोजन, ये वाला कार्बन क्या है sp2, ये हमारे पास विनाइल हैलाइड है ना, ये वाला कार्बन भी क्या है sp2, और एक है हमारे पास मान लो कोई भी एल्काइल हैलाइड है, यहां पर ये कार्बन कैसा है sp3, और sp3 में जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। यहां इन दोनों में जो है वो ये क्या है, ये दोनों के दोनों मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये वाला जो है क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये क्या करेगा कि भैया इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो इस सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो है ना, वो अगर आप कंपेयर करते हो इस एल्काइल हैलाइड से, तो यहां पर इन दोनों में बॉन्ड लेंथ आपको क्या मिलेगी, कम मिलेगी, और बॉन्ड लेंथ कम होने की वजह से यहां पर बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, और बॉन्ड लेंथ कम होगी तो हम बोलेंगे कि स्टेबिलिटी जो है क्या होगी, एक तरीके से ज्यादा होगी, मतलब बॉन्ड लेंथ कम होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड आसानी से ब्रेक होगा नहीं, और बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो हम बोलेंगे क्या कि एक तरीके से रिएक्शन जो है वो नहीं होगी। तो अब आप समझो कि मोर देन दैट ऑफ एल्काइल हैलाइड, सो बॉन्ड लेंथ of carbon halogen bond is less in aryl halide, है ना, और aryl halide और alkyl halide, not alkyl halide, vinyl halide, ठीक है, and bond strength is more, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है, ठीक है, तो इसलिए जो है वो हम बोलेंगे बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होगा। एक और रीजन है, और वो रीजन ये है इफेक्टिव रिपल्शन बिटवीन अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल एंड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ बेंजीन रिंग एंड विनाइल ग्रुप, ठीक है भैया जी। देखो क्या होगा कि हम बात कर रहे हैं एनएसआर की, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, है ना, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कोई क्या होना चाहिए, कोई न्यूक्लियोफाइल आना चाहिए। अब कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा पहले, तो यहां से हेलोजन क्या होगा, बाहर होगा, इस कार्बन पर अटैक किया, यहां से हेलोजन क्या हुआ, बाहर हुआ। तो भाई ये अटैक तो तब होगा ना जब वो न्यूक्लियोफाइल इसके आसपास आ पाएगा, बेंजीन रिंग का जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो ऑलरेडी उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक ऐसे ही यहां पर ये जो डबल बॉन्ड वाला पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये भी उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, है ना। तो नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन होगा तो उसका अटैक जो है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ये सारे कारण है अपने पास कि जो अपने पास विनाइल हैलाइड होते हैं या एराइल हैलाइड होते हैं वो हमेशा एनएसआर के लिए क्या होते हैं, बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, चाहे वो एनएसआर जो है वो कैसी भी हो। ये जो है वो हम आगे पढ़ेंगे, ये एसाइल ग्रुप एनएसआर भी नहीं देते ये रिएक्शन, ना ही जो है वो इनमें ये सारे ग्रुप जो है वो एसाइल ग्रुप एनएसआर भी नहीं देंगे, और ये ना ही जो है वो हम बात करेंगे एरोमेटिक एनएसआर, तो वो भी मुश्किल से होती है, और एलिफेटिक एनएसआर तो मुश्किल से होती ही होती है ना, उसके लिए रिएक्टिविटी तो बहुत कम होती होती है। बाकी सारी भी जो है ना, चाहे वो SN1 हो चाहे SN2, कोई भी एनएसआर रिएक्शन हो, उन सब के लिए इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, कम ही होती है। तो ये हुई। फिर इसके अलावा देखो जरा कि कुछ और हमारे पास कंपाउंड है, और वो भी जो है वो इस तरह की रिएक्शन नहीं देते हैं, हालांकि पिछली क्लास में हमने उनके बारे में लिखा था। मैं वापस से जो बता देता हूं क्योंकि हम उसी पॉइंट को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट जो भी मैंने लिखवाए ना, ये एनसीईआरटी के पॉइंट है, और भैया हम किसी भी सूरत में एनसीईआरटी को अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते। हमें जो वो हर एक पॉइंट एनसीईआरटी का जो भी पॉइंट मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करवाऊंगा ही करवाऊंगा। फिर देखो कि कुछ और कंपाउंड है अपने पास, और वो भी जो है वो एनएसआर रिएक्शन नहीं देते हैं। यूँ समझो कि जैसे एक कंपाउंड है ये वाला, ठीक है, एनएसआर रिएक्शन नहीं देगा, है ना। और जैसे एक कंपाउंड है अपने पास ये वाला कंपाउंड हो गया, एनएसआर नहीं देगा। जैसे हमारे पास जो है वो ये मिथाइल हैलाइड है ना, ये भी SN1 रिएक्शन नहीं देते। इवन देखो 1 2 3 4 ये 4 कंपाउंड ऐसे हैं, ये चारों के चारों ना तो SN1 देंगे ना ही SN2 देंगे, दोनों ही नहीं देंगे, है ना। ये वाला जो है वो SN2 रिएक्शन देगा,
ये वाला SN2 देगा, लेकिन SN1 नहीं देगा, क्योंकि हम अभी SN1 की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं SN1 के रेस्पेक्ट में ही बात करूंगा। SN2 करवाऊंगा तो वहां पर मैं वापस से ये सेम चीजें आपको दोबारा बताऊंगा, दोबारा रिवाइज होगी, ताकि आपको याद रहे कि कौन सा कंपाउंड SN1 देता है, कौन सा नहीं देता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लियर बात। तो यहाँ पर ये वाला कंपाउंड जो है वो ये सारे क्यों नहीं देते हैं SN1, है ना, डज नॉट गिव्स SN1, डज नॉट गिव्स SN1 ड्यू टू वेरी लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो बहुत ही कम स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है, इसलिए जो है ये सारे के सारे कंपाउंड SN1 रिएक्शन नहीं देते हैं। आई होप मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। तो ये एक छोटा सा पॉइंट अपने पास था कि कौन सा कंपाउंड SN1 रिएक्शन देगा, कौन सा कंपाउंड SN1 रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, अब देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं और पॉइंट ये है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम SN1 रिएक्शन पढ़ रहे हैं, है ना। और SN1 रिएक्शन सबसे पहले हमने SN1 देखी किसमें, एल्काइल हैलाइड में। अब हम चलते हैं किसमें, एक तरीके से SN1 के जो एग्जाम्पल है ना एल्काइल हैलाइड में, हम वो एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो एग्जाम्पल्स ऑफ SN1, एग्जाम्पल्स ऑफ SN1, है ना, और इन एल्काइल हैलाइड, इन एल्काइल हैलाइड। देखो जी, मैंने पिछली क्लास में तुम्हें बता दिया था कि SN1 रिएक्शन के लिए कौन सा सॉल्वेंट चाहिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए, कि ये उसके लिए कंडीशन है कि अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो वो SN1 के लिए ज्यादा फेवरेबल है। और कारण क्या है, कारण ये है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है वो क्या करता है, लिविंग ग्रुप को हटने में मदद करता है, और लिविंग ग्रुप हटेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, तो जो है वो आगे रिएक्शन होगी ना। तो SN1 रिएक्शन में आपको जो है यही ध्यान में रखना है कि भाई पहली बात तो कंडीशन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, और बनता क्या है इसमें, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है। न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, और कार्बोकेटाइन अगर बना है तो उसमें रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है। तो मैं एक फ्लो चार्ट आपको बता देता हूं, है ना, फ्लो चार्ट, कि आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो फ्लो चार्ट बहुत ही आसान सा काम है कि भाई सबसे पहले आपको क्या करना, कार्बोकेटाइन बनाना है, कार्बोकेटाइन बना लिया, और फिर उसमें रीअरेंजमेंट करवाना है, और फिर प्रोडक्ट बताना है। तो फ्लो चार्ट यही है कि आपको क्या करना है भैया जी, कार्बोकेटाइन बनाना है, ठीक, फिर आगे क्या करवाओगे, इसमें रीअरेंजमेंट करवाना है, ठीक है, और फिर जो वो क्या करना, प्रोडक्ट बताना है। ठीक है, ये छोटा सा पॉइंट आपको ध्यान में रखना। मैं हर रिएक्शन में आपको इस तरीके का एक चार्ट बताऊंगा, है ना, बहुत ही सिंपल सा काम है। सबसे पहले तो रिएक्शन को आप आइडेंटिफाई करना कि यार ये SN1 है कि नहीं है ना, और आइडेंटिफाई करने का तरीका वही पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, है ना, और वीक न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वहां पर नहीं होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल नहीं होना चाहिए। हालांकि कुछ केस में जो है वो नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल के साथ भी SN1 रिएक्शन होती है। सारे केस हम एक एक करके देख लेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए यूं समझना कि यार हमारे पास ये कोई अल्काइल हैलाइड है Cl, है ना। अब देखो एरो पर जो है वो आपको क्या क्या लिखा हुआ मिल सकता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि इसके लिए कंडीशन जो है ना वो क्या है, एग्जांपल बाद में देखेंगे। कंडीशन वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, कंडीशन फॉर SN1। तो मैंने तुम्हें ये कहा कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, और जो सॉल्वेंट होता है वही किसकी तरह काम करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। क्या क्या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या क्या मिल सकता है, देखो जरा। वाटर सबसे कॉमन है, एल्कोहल सबसे कॉमन है, RNH2 1 डिग्री एमाइन, RNHR 2 डिग्री एमाइन भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड ये भी हो सकता है। ये सारे के सारे कैसे हैं, पोलर है, और इसके अलावा प्रोटिक है, ठीक है। तो ये तो जो है वो कुछ एक कॉमन अपने पास हो सकते हैं जो कि एरो पर आपको देखने को मिलेंगे। इनके अलावा देखो आपको एक्वस AgNO3 देखने को मिल सकता है, एक्वस AgNO3। अगर एक्वस AgNO3 मिले तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, H2O हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है। एक्वस का मतलब क्या है, पानी मिलाया हुआ, और पानी कैसा है, पोलर प्रोटिक है, और एक्वस AgNO3 है तो न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, H2O होगा, और H2O का अटैक आप करवाओगे, H2O का अटैक करवा के क्या करवाओगे, प्रोडक्ट बनाओगे। फिर एक्वस AgNO3 हो गया, एक्वस AgNO3 के बाद में यहां पर जो है वो आपको एक्वस एसीटोन देखने को मिल सकता है भैया जी। तो वही बात, एक्वस एसीटोन। अब एसीटोन तो कैसा है, वो तो जो एक तरीके से एप्रोटिक सॉल्वेंट है,
ये प्रोटिक क्या होता है, एप्रोटिक क्या होता है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं भैया। जहां न्यूक्लियोफिलिसिटी मैंने आपको बताई थी वहां पर मैं पूरा सॉल्वेंट आपको अच्छे से समझा चुका हूं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जाके जो है वो टॉपिक देखें, रिएक्शन मैकेनिज्म के स्टार्टिंग लेक्चर में से किसी एक लेक्चर में जो मैंने न्यूक्लियोफिलिसिटी बता रखी है। और कल हमने जब रिएक्शन स्टार्ट करी थी एनएसआर, तब भी मैंने आपको कहा था कि यार यहाँ पर ये चीजें बार बार काम में आएगी, एक बार आप जाके जो है वो लेक्चर रिवाइज करें, ठीक है। तो आप देखो एक्वस एसीटोन है, एक्वस का मतलब क्या है, यहाँ पर वाटर है ना, और ये वाटर ही हमारा क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। इसके अलावा एक जो है वो मोइश Ag2O, मोइश Ag2O, तो मोइश का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर वही न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, वाटर होगा, ठीक है। कई बार जो है वो एल्कोहलिक Ag2O लिखा होता है या एल्कोहलिक AgNO3, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर जो है वो कौन हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल ROH हो जाएगा, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल हो गया, है ना। आपको जो वो एक्वस K2CO3 लिखा हुआ मिल सकता है, एक्वस आ गया तो न्यूक्लियोफाइल कौन हो गया, वाटर न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अगर आपको जो एक्वस के फॉर्म में कोई भी चीज देखने को मिल जाए तो वहां पर आप यही काम करोगे, आपको क्या करना है कि जो प्रोटिक सॉल्वेंट होगा वो ही क्या है, एक तरीके से न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो दिस इज द कंडीशन फॉर SN1। ये सारे के सारे सॉल्वेंट आपको जो एल्काइल हैलाइड के साथ देखने को मिलेंगे। मैं एल्काइल हैलाइड की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो एल्कोहल लिखा है और एल्कोहल के साथ जो इनमें से कोई एक लिख दिया और बोल दिया प्रोडक्ट क्या बनाओ, जैसे एल्कोहल के साथ RCOH लिख दिया और आपको बोल दिया आप SN1 रिएक्शन वहां पर करवा रहे हो, तो वो चीज गलत है, ठीक है ना। तो ये सारी कंडीशन किसके साथ है, देखो विथ एल्काइल हैलाइड, ये एल्काइल हैलाइड के साथ है। एल्काइल हैलाइड में इनमें से आपको कोई भी चीज देखने को मिले, मैंने आपको जो चीजें बताई है यहाँ पर ये कॉमन है, ये ज्यादातर देखने को मिलते हैं। इनके अलावा भी कंडीशन हो सकती है और इनके अलावा कोई कंडीशन आ जाए तो आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, यही है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्लियर है बात। कई बार ऐसी समस्या आती है कि सर रिएक्शन सारी याद है हमें, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो जो है वो समझ में नहीं आता कौन सी रिएक्शन करवाएं कौन सी नहीं करवाएं, प्रोडक्ट कैसे बनाएं, समझ में नहीं आता। तो भाई वो समझ में क्यों नहीं आता, वो समझ में इसलिए नहीं आता है क्योंकि जो आप रिएक्शन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो, आपको वहां पर पता ही नहीं होता है कि आपको SN1 करवानी है, प्रोडक्ट SN1 से बनाना है कि प्रोडक्ट SN2 से बनाना है, आपको पता ही नहीं चलता है। और पता क्यों नहीं चलता है, क्योंकि आपने जो रूट है उसकी जो जड़ है ना उसको नहीं पकड़ा है, और यहां पर रूट ये है, ये ठीक है कि क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 के लिए फेवरेबल कंडीशन है। क्लियर है बात। अब देखना एग्जांपल बात करते हैं, ये तो कंडीशन हो गई SN1 की। हाँ जी, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल अगर हम समझे तो सीधा सा काम यह है, कोई भी अल्काइल हैलाइड आपको दिया है, जैसे मान लो है ना, ये कोई अल्काइल हैलाइड है, यहाँ पर Cl और एरो पर लिख के दे दिया आपको एक्वस AgNO3, एक्वस AgNO3। अभी मैंने तुम्हें कहा था कि यार एक्वस AgNO3 है तो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल कौन मिलेगा आपको, वाटर न्यूक्लियोफाइल मिलेगा। तो हमने सबसे पहले तो क्या किया है, न्यूक्लियोफाइल को आइडेंटिफाई किया है, ठीक है। देखो क्या करना है, मैंने तुम्हें बहुत ही सिंपल सा फंडा बताया, क्या है, कार्बोकेटाइन बनाना है, रीअरेंजमेंट करवाना है और प्रोडक्ट बताना है। तो सबसे पहले तो कार्बोकेटाइन बनाओ। अब कैसे बनाओगे, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर दो, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पर चार्ज कैसा आया, पॉजिटिव, तो कार्बोकेटाइन बना और ये कार्बोकेटाइन बना। क्लियर है बात। अब कार्बोकेटाइन बनाना है, रीअरेंजमेंट करवाना है, तो रीअरेंजमेंट करवाते हैं। तो रीअरेंजमेंट की क्लास भी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, है ना। अगर किसी को समस्या है, किसी को दिक्कत है तो वो जाके देख ले पहले के लेक्चर्स में, जिसने सारे लेक्चर देखे हैं उसको कोई समस्या नहीं आएगी। और मैं आपको बता देता हूं कि भाई अगर आप जो है वो ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो उसका पैटर्न एक ही रखना, या तो चैप्टर वाइज पढ़ना या फिर जो मैकेनिज्म वाइज पढ़ना, है ना। और एक बार पूरी ऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाएगी, है ना, पूरी ऑर्गेनिक कंप्लीट हो गई तो फिर कोई समस्या ही नहीं है। तो अगर आपने शुरू किया है, लेक्चर देखने स्टार्ट किया, तो उसको लास्ट तक लेके जाना। मैंने यहाँ पर कमिटमेंट कर रखा है कि मैं पूरी ऑर्गेनिक कंप्लीट करवाऊंगा। अब क्या क्या बच रहा है, तो देखो NSR है अभी चल रहा है, NSR के बाद में हम एलिमिनेशन पढ़ेंगे, फिर NAR पढ़ेंगे, फिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। बस छोटा सा काम है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की एक ही क्लास रहेगी, है ना। फिर जो है वो अब इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, NSR, एलिमिनेशन और NAR, बस इतना ही बचा है। बाकी जो वो सारा हमने ऑर्गेनिक में जितनी भी रिएक्शंस थी वो सारी कर ली है।
रही बात बायोमोलिक्यूल की, तो बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर में आपको 100% एनसीईआरटी से करवाऊंगा, एकदम लाइन टू लाइन। एनसीईआरटी, उसका टॉपिक का नाम ही यही है, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, है ना। एक एक लाइन टू लाइन जो है वो एक्सप्लेन करूंगा बायोमोलिक्यूल की, ठीक है ना। तो देखो जरा, यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनाया, इसमें हम रीअरेंजमेंट करवा देते हैं। तो रीअरेंजमेंट कैसे करवाऊँ, यहाँ से हाइड्राइड शिफ्टिंग करवा देता हूँ, ठीक है। और इसमें हाइड्राइड शिफ्टिंग करवाई तो हमारे पास जो है ये कंडीशन आएगी, यहाँ से हाइड्राइड शिफ्टिंग करवाई तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा। जो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो गया। और अब आगे जो यहाँ पर अटैक करवा दो, किसका, वाटर का अटैक करवा दो। तो वाटर का अटैक करवाएंगे तो यहाँ पर जो है वो प्रोडक्ट ये वाला बनेगा, यहाँ क्या आएगा, OH आएगा। ये सिंपल सा काम है, ये है SN1 रिएक्शन, है ना। तो आप देखो कि एल्कोहल भी बन सकता है, अगर जो है वो अपने पास H2 है तो एल्कोहल बनेगा, एल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ ना। अगर मान लो यहाँ पर आपने ROH का अटैक करवा रखा है तो यहाँ OR आ जाएगा, ईथर बन जाएगा। अगर आपने NH3 का अटैक करवा रखा है तो यहाँ NH2 हो जाएगा, यानी कि 1 डिग्री मतलब एमाइन बन जाएगा, है ना। तो कुछ भी प्रोडक्ट बन सकता है, वो डिपेंड करता है न्यूक्लियोफाइल क्या है। मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ और ये सारे एग्जांपल जो है वो आप चेक करो, देखें कि क्या क्या प्रोडक्ट यहाँ पर पॉसिबल है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा काम है, आप रिएक्शन को आइडेंटिफाई करो, कार्बोकेटाइन बनाओ, रीअरेंजमेंट करवाओ और प्रोडक्ट बताओ। ठीक है, ये हो गया। इन सब में आपको काम करना है भैया जी, एक तरीके से प्रोडक्ट बताना है। चेक कर लो भैया, कोई जल्दबाजी नहीं है। अभी हम कुछ ऐसा एग्जांपल लेंगे जिनमें स्टीरियो भी इन्वॉल्व होगा, ठीक है ना, तो वो भी हम पढ़ेंगे। हाँ जी, इसको मैं मिटा रहा हूं। हाँ देखो, देखो जरा कि ये सारे एग्जांपल जो है वो आपको सॉल्व करते हैं। वीडियो पॉज करो और फ्लो चार्ट को फॉलो करो और इनको सॉल्व करके बताओ। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। देखो जरा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनाते हैं। ये कार्बोकेटाइन बना, तो कार्बोकेटाइन जो है वो अपने पास ये वाला बना, इसमें रीअरेंजमेंट करवाते हैं। तो रीअरेंजमेंट करवाऊंगा तो यहाँ से सबसे पहले हाइड्राइड शिफ्टिंग करवा दूँ, तो ये कार्बोकेटाइन बन गया। 1 डिग्री था 2 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। भैया जी ये कोई ज़रूरी नहीं है कि रीअरेंजमेंट आप एक ही बार करवाओ। रीअरेंजमेंट हमें तब तक करवाना होता है जब तक कि मैक्सिमम स्टेबल कार्बोकेटाइन ना बन जाए। तो यहाँ से जो एक बार और आप हाइड्राइड शिफ्टिंग करवा दो, तो एक बार और हाइड्राइड शिफ्टिंग करवाऊंगा तो यहाँ पर जो है ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा। और ये कार्बोकेटाइन है, अब वाटर का अटैक आप करवा सकते हो यहाँ पर। तो ये लो जी, हमने वाटर का अटैक करवा दिया। वाटर का अटैक करवाया तो वाटर से क्या आएगा, OH आएगा, ये लो, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट इसमें बनेगा। क्लियर है बात। यहाँ चेक करते हैं, तो मेथेनॉल है ना, तो सिंपल सा काम, ये कार्बोकेटाइन हमने बनाया और कार्बोकेटाइन ये वाला है, तो इसमें रीअरेंजमेंट करवाने के लिए यहाँ से क्या करवा दूँ, मिथाइल शिफ्टिंग करवा देता हूँ। तो यहाँ से मैंने मिथाइल शिफ्टिंग करवाई तो ये वाला कार्बोकेटाइन बना, 3 डिग्री पे कन्वर्ट हो गया। और अब इस पर जो है वो किसका अटैक करवाऊंगा, CH3OH का अटैक करवाऊंगा। अब आप बताओ, देखो CH3OH है ना, इससे क्या जुड़ेगा। वैसे तो हमें पता है ये न्यूक्लियोफाइल बनकर अटैक करके H+ को बाहर करेगा, लेकिन इतना जो है वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो जुड़ने वाली चीज क्या है, OCH3 जुड़ेगा, है ना। फाइनली H+ तो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो इसको बार बार क्या लिखना है ना, ये प्रोडक्ट बनेगा इसमें। OCH3 कहने का मतलब इसमें ईथर का फॉर्मेशन होगा। यहाँ चेक करते हैं, एल्कोहल है, सीधा सा काम, ये जो है वो हमने पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर लगाया और यहाँ पर जो है ये कार्बोकेटाइन बनेगा। क्या इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, बिल्कुल भैया रीअरेंजमेंट इसमें पॉसिबल है। यहाँ से मैं क्या करवा दूँ, हाइड्राइड शिफ्टिंग करवा देता हूँ। तो हाइड्राइड शिफ्टिंग करवाई तो ये जो है वो कंडीशन ऐसे ही, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और C2H5OH से क्या जुड़ेगा, OC2H5 जुड़ेगा। तो यहाँ OC2H5 जुड़ेगा तो ये है OC2
H5, ये लो जी, ये प्रोडक्ट बना। क्लियर है बात? बहुत ही आसान सा काम है। इसमें चेक करते हैं। तो भाई ये कार्बोकेटाइन बन रहा है 3 और 1 4। अभी इसके पास 4 अल्फा हाइड्रोजन है, हमें तो इसमें रीअरेंजमेंट करवा के इसको ज्यादा स्टेबल में कन्वर्ट करना है। तो इसमें रीअरेंजमेंट करवाऊंगा और इसको ज्यादा स्टेबल में कन्वर्ट कैसे करूंगा? तो ये कार्बोकेटाइन है ना, यहां से एक काम करो, हाइड्राइड शिफ्टिंग करवा दो। तो इसमें हाइड्राइड शिफ्टिंग करवाई तो हमें कार्बोकेटाइन ये वाला मिलेगा। और अब क्या है, एसिटिक एसिड, कोई दिक्कत नहीं है, एसिटिक एसिड है तो यहां से क्या जुड़ेगा, यहां से एसिटेट आयन का जो वो एक तरीके से एडिशन हो जाएगा इस पर, है ना, COOH, तो H प्लस और O माइनस, तो O माइनस वाला जो यहाँ पर अटैक कर जाएगा और ये H प्लस को क्या कर देगा, फाइनली बाहर कर देगा। तो यहाँ पर आएगा OCO और ये क्या आएगा, CH3। ये लो जी, ये प्रोडक्ट बनेगा, है ना। यहाँ चेक करते हैं, एक्वस एसीटोन, कोई समस्या नहीं है। न्यूक्लियोफाइल तो क्या होना है, एक्वस एसीटोन में भी न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, वाटर ही होगा। तो वाटर का अटैक करवा दो और यहाँ से देखो, सबसे पहले तो कार्बोकेटाइन ये वाला बनेगा H और ये आया CH2 प्लस। अब इसमें रीअरेंजमेंट करवाऊंगा, यहाँ रीअरेंजमेंट होगा इस तरीके से। क्यों हुआ इधर से रीअरेंजमेंट? क्योंकि भैया बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बनेगा और बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन क्या होता है, ठीक ठाक स्टेबल होता है, इसलिए यहाँ पर जो है बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन हमने बनाया है। और फिर जो है ये आगे इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये फिनाइल और ये CH और ये क्या आया, CH3। और इस पर जो क्या होगा, वाटर का अटैक होगा, वाटर का अटैक होगा तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, ये OH। तो इस रिएक्शन में ये जो है ना, ये फाइनल प्रोडक्ट है। ठीक है, क्लियर है बात? फिर इसमें चलते हैं। भैया जी सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनाओ, ये कार्बोकेटाइन बना। अब ध्यान दो जरा कि यार 4 कार्बन की रिंग है ना, और रिंग के बाहर डायरेक्टली जुड़े कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। और ये जो कंडीशन होती है कि 4 की रिंग के बाहर डायरेक्टली जुड़े कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, ये कंडीशन किसकी होती है, ये रिंग एक्सपेंशन की कंडीशन होती है। तो यहां पर रिंग क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी। 4 की रिंग किस में कन्वर्ट होगी, 5 में कन्वर्ट होगी। और देखो कि वैसे तो दो बार रीअरेंजमेंट होगा, लेकिन मैं यहां पर डायरेक्टली लिख रहा हूं। डायरेक्टली ये है कि यहां पर चार्ज कैसा आएगा, इस कार्बन पर पॉजिटिव आएगा। और इस कार्बन पर पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि भैया जो है यहाँ पर फाइनली जो मैक्सिमम स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा ना, वो ये वाला ही बनेगा। आपको क्या करता है, बार बार रीअरेंजमेंट करवाना है। और रीअरेंजमेंट हम तब तक करवाते रहते हैं जब तक कि मैक्सिमम स्टेबल कार्बोकेटाइन ना बन जाए। तो ये वाला मैक्सिमम स्टेबल कार्बोकेटाइन है। अब आगे जो इस पर CH3OH का जब अटैक होगा तो यहाँ पर जो है वो कंडीशन ऐसी आएगी, ये आएगा क्या, OCH3। क्लियर है बात? तो ये हमारे पास कार्बोकेटाइन बनेगा और इस कार्बोकेटाइन से प्रोडक्ट ये वाला बनेगा। सेम टू सेम कंडीशन यहां पर है, देखो जरा, ये पॉजिटिव चार्ज, हमें पहले ये कार्बोकेटाइन मिला। अब इसमें रीअरेंजमेंट करवाता हूं तो यहां से जो है, क्योंकि ये 1 डिग्री था, हाइड्राइड शिफ्टिंग करवा के मैंने पहले इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, 3 डिग्री में। और 3 डिग्री है। अब देखो कंडीशन क्या आ गई है, 5 कार्बन की रिंग है, रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये कंडीशन है किसकी, रिंग एक्सपेंशन की। अगेन एक बार और रिंग एक्सपेंड होगी, 5 की रिंग किस में चेंज होगी, 6 में चेंज होगी। तो 5 की रिंग अगर 6 में चेंज हो गई तो आप ये समझो कि जो मैक्सिमम स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा वो ये वाला बनेगा, मैक्सिमम स्टेबल कार्बोकेटाइन। और ये वाला जो कार्बोकेटाइन है, अब वाटर का अटैक यहीं पर होगा, यहां पर वाटर का अटैक होगा तो हम ये बोलेंगे कि ये जो है वो यहां पर क्या आया, OH। ठीक है, ये फाइनल जो है वो अपने पास क्या है, एक तरीके से इसमें प्रोडक्ट होगा। आई होप मेरी बातें जो है वो सारी आपके समझ में आ गई होगी। ये है अपने पास SN1 के एग्जाम्पल, किसमें, एल्काइल हैलाइड में। अभी और एग्जाम्पल देखते हैं, देखो जरा कि भाई कुछ एग्जाम्पल है जिनमें स्टीरियो इन्वॉल्व है, स्टीरियो केमिस्ट्री। ठीक है, तो वहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता कि क्या बनेगा, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, डाइस्टीरियोमेरिक पेयर बनेगा, है ना, केवल एक प्रोडक्ट बनेगा। तो सारे एग्जाम्पल हमें देखने हैं। तो एल्काइल हैलाइड में जब SN1 होती है तो प्रोडक्ट जो है ना वो केवल और केवल किस पर डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगा भैया, केवल सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगा। और सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है, वो ईथर भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, एस्टर भी हो सकता है। देखो एग्जाम्पल है अपने पास फिनाइल, ये CH2, ये CH, यहाँ पर है Br, ये है अपने पास CH2 या CH3 और ये CH3। ठीक है, रिएक्शन इसकी हमें करवानी है किसके साथ, H2O के साथ। जैसे हमारे पास एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, फिनाइल है, ये CH2 है, ये CH है, यहाँ Cl है, ये CH2 है, CH डबल बॉन्ड और ये CH2। रिएक्शन हमें इसकी करवानी है किसके साथ, H2O के साथ।
ठीक है, ये हमारे पास दो कंडीशन है। अब देखना जरा, सबसे पहले तो कार्बोकेटाइन बनाते हैं। तो ये कार्बोकेटाइन बना है ना, आपको कार्बन हेलोजन बॉन्ड को तोड़ना है, कार्बोकेटाइन बनाना है। तो ये कार्बोकेटाइन बना, यहाँ आया क्या CH और ये CH3 और ये CH3। अब इस कार्बोकेटाइन में देखो दो पॉसिबिलिटी है, एक तो जो है वो हम इस तरफ से रीअरेंजमेंट करवा सकते हैं। तो इधर से अगर रीअरेंजमेंट करवाओगे तो कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा अपने पास, 3 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन बन जाएगा। ये अभी जो 2 डिग्री है, इधर से हाइड्राइड शिफ्टिंग करवा दी तो 3 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन बनेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आप इधर से, जिस तरफ फिनाइल जुड़ा है ना, बेंजीन रिंग जिधर जुड़ी है, आप इस तरफ से जो इसमें क्या करवाओ, रीअरेंजमेंट करवाओ। तो हम रीअरेंजमेंट कौन सी साइड से करवाएं, तो आपको रीअरेंजमेंट जो फिनाइल वाली साइड से करवाना है। क्यों करवाना है फिनाइल की साइड से, क्योंकि भैया फिनाइल कार्बोकेटाइन क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। तो आपको हमेशा रीअरेंजमेंट उसी डायरेक्शन में करवाना है जिस डायरेक्शन में ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बने। तो फिनाइल की साइड ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, इसलिए हमने रीअरेंजमेंट किधर करवाया, फिनाइल की तरफ करवाया। और फिनाइल की तरफ रीअरेंजमेंट करवाया तो भैया जी प्रोडक्ट जो है ना वो इसी से बनेगा। यहाँ पर क्या आएगा, H2O का अटैक हम करवाएंगे, तो ये फिनाइल, ये CH और ये OH, ये CH और ये CH3 और ये CH3, ये लो जी, है ना। तो इसमें प्रोडक्ट ये वाला बनेगा। यहाँ पर भी ऐसा ही है, सेम टू सेम। ये देखो जरा, ये पॉजिटिव चार्ज। अब दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो इधर से आप रीअरेंजमेंट करवाओ, तो इधर रीअरेंजमेंट करवाओगे तो कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा, एलाइलिक कार्बोकेटाइन बनेगा। तो एक तरफ तो एलाइलिक बन रहा है, लेकिन अगर इधर से रीअरेंजमेंट करवाओगे, है ना, तो आपको बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बनेगा। तो बेंजाइलिक इज मोर स्टेबल देन एलाइलिक। तो यहां पर जब रीअरेंजमेंट होगा तो फाइनली ये वाला कार्बोकेटाइन जो है ना वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। CH2, ये CH2, ये CH डबल बॉन्ड और ये CH2, ये कार्बोकेटाइन जो है मैक्सिमम सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा। और यहाँ पर जो है जब वाटर का अटैक होगा तो हम ये बोलेंगे ये फिनाइल है, ये CH है, ये OH है, यहाँ CH2, ये CH2 और ये CH डबल बॉन्ड और ये CH2, ये लो जी, ये वाला जो प्रोडक्ट है यहाँ पर मिलेगा। आई होप मेरी बातें आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये है भैया दो अलग एग्जाम्पल, फिर देखना कुछ और एग्जाम्पल भी इस पर हम देखते हैं। अच्छा मुझे बताओ कि पिछली क्लास में मैंने तुम्हें कहा था कि SN1 रिएक्शन में स्टीरियोकेमिस्ट्री, तो SN1 में क्या होता है, इन्वर्जन होता है कि रिटेंशन होता है। तो भाई SN1 में क्योंकि इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है जिसकी ज्योमेट्री होती है कैसी, प्लेनर, है ना। और प्लेनर ज्योमेट्री की वजह से SN1 में दोनों होते हैं, इसमें रिटेंशन भी होता है और इन्वर्जन भी होता है, दोनों होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे एक एग्जांपल है अपने पास, ये CH3 है, यहाँ H है, यहाँ D है और यहाँ पर मान लो Br है, या यहाँ पर जो है कोई और जैसे C2H5 है, या फिनाइल ले लेते हैं चलो, है ना। ये है कंडीशन, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है मान लो H2O। अब देखना जरा कि ये वाला कार्बन कैसा है, कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन है। तो अब यार आपको पूछ लिया प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट देखना SN1 में मैंने कहा था रेसमाइजेशन होता है। क्यों होता है रेसमाइजेशन, तो सबसे पहले तो हम कार्बोकेटाइन बनाते हैं। मैं वापस से आपको एक बार और बता देता हूं। तो यहां पर जो है वो हमारे पास कंडीशन ऐसी मिलेगी, ये कार्बन है, ये CH3 है, ये हाइड्रोजन है और ये क्या है, फिनाइल है। ये कार्बोकेटाइन जो बनता है ना ये होता है प्लेनर, ये पॉजिटिव चार्ज। इसके पास यहाँ पर क्या होंगे, इस तरीके से दो जो है वो लॉब होंगे। तो अब न्यूक्लियोफाइल आएगा, ये न्यूक्लियोफाइल जो है H2O, पॉसिबिलिटी है कि भैया ऊपर वाले लोब में इलेक्ट्रॉन दे दे, और यही H2O पॉसिबिलिटी है भैया नीचे वाले लोब में इलेक्ट्रॉन दे दे। जितनी पॉसिबिलिटी ऊपर वाले लोब में इलेक्ट्रॉन देने की है उतनी ही पॉसिबिलिटी नीचे वाले लोब में इलेक्ट्रॉन देने की है। और इसी के बेसिस पर हमारे पास यहाँ पर दो तरीके के प्रोडक्ट बनेंगे। एक तो प्रोडक्ट क्या बनेगा कि भैया जिस डायरेक्शन में Br जुड़ा है उसी डायरेक्शन में OH जुड़ जाए, है ना। और इसको तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज रिटेंशन प्रोडक्ट। और दूसरा प्रोडक्ट जो है वो ये बनेगा कि भाई ये मॉलिक्यूल पूरा क्या हो जाए, घूम जाए, है ना, पलट जाए। जिस डायरेक्शन में OH है, जिस डायरेक्शन में Br है उससे अपोजिट डायरेक्शन में जो क्या मिले आपको, OH मिले, ठीक है। तो ये दोनों प्रोडक्ट इसमें मिलेंगे। अब 50% ये मिलेगा और 50% ये मिलेगा। ये दोनों जो है क्योंकि एक दूसरे के मिरर इमेज है तो क्या मिलेगा यहाँ पर, इनेंशियोमेरिक पेयर मिलेगा, ठीक है। अब इनमें से कोई एक D है, दूसरा क्या है, L है। मान लो ये D है तो ये क्या है, L है। ये हमने अजम्पशन लिया है ना, कि ये D है तो ये L है। आप इसको L बोलोगे तो ये क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। तो ये एक अजम्पशन है
क्योंकि जो डी और एल होता है, स्मॉल डी स्मॉल एल का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो तो केवल और केवल एक्सपेरिमेंट करके ही बताया जा सकता है, केवल मॉलिक्यूल को देखकर वो चीज़ नहीं बताई जा सकती। तो ये डी हो गया तो ये एल हो गया, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल है। अब यहाँ पर जाओ, क्योंकि दोनों 50-50% है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। क्लियर है बात। तो ये है SN1 में स्टीरियो का एग्जाम्पल, रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल देखना जरा। अच्छा, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा रेसिमिक मिक्सचर ही मिले। जैसे आप इस एग्जाम्पल को देखना, यहाँ पर है Br, यहाँ पर है H, ये D है और ये है फिनाइल, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मान लो रिएक्शन हमने करवा दी CH3OH के साथ, तो अब ये तो कंफर्म है, या इसको जो है वो मैं फिनाइल कर दूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ये दिस इज फिनाइल और यहाँ है CH3, ठीक है। अब देखना कि ये तो कंफर्म है, इसको मॉलिक्यूल को थोड़ा बदल देता हूँ, रुको एक मिनट, है ना, क्योंकि प्रॉपर फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला भी क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए ना। तो मॉलिक्यूल इज CH3H, ये D है, ये H है अपने पास, ये Br है और ये है फिनाइल। अब ठीक है, तो अब आप देखो जरा कि कार्बोकेटाइन सबसे पहले बनाते हैं हम। कार्बोकेटाइन तो ये वाला ही बनेगा, ठीक है। यहाँ पर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जब आया तो कंडीशन ऐसी आएगी, ये तो CH3, ये H और ये D, ये दोनों तो क्या रहेंगे, एज इट इज रहेंगे, जैसे है वैसे के वैसे ही रहेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी कंडीशन चेंज होगी, ये नीचे वाला कार्बन जो है ना, यहाँ कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो यहाँ पर जो है प्लेनर कंडीशन आ जाएगी। एक तरफ तो आ जाएगा H, एक तरफ आ जाएगा क्या, फिनाइल, और इस कार्बन पर चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। और अब हमें ये पता है कि यहाँ पर जो है इसके पास इस तरीके से दो क्या है, ऑर्बिटल है ना। पूरा जो है 3D में हम इसको बना नहीं सकते, लेकिन दो ऑर्बिटल जो है वो इस तरीके से इसके पास होंगे, दो लॉब होंगे इस तरीके से, ठीक है ना। अब दो लॉब इस तरीके से है, या जो है वो दो sp2 या sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इसके पास बाकी है। तो अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, जो न्यूक्लियोफाइल है, दो पॉसिबिलिटी है कि या तो इस तरफ जो है वो CH3OH जो है वो लोन पेयर देगा, या फिर जो वो इस लॉब में CH3OH लोन पेयर देगा। तो इसी के बेसिस पर दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। ऊपर वाले कार्बन पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये तो CH3H और ये D, ऊपर वाला कार्बन एज इट इज रहेगा, है ना। नीचे वाले कार्बन पर फर्क पड़ेगा। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि या तो जो है वो Br जिस डायरेक्शन में जुड़ा था, जो OCH3 है वो भी उसी डायरेक्शन में जुड़ जाए। कहने का मतलब ये लो, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये CH3 आया, ये HD, ऊपर वाला ऐसा का ऐसा रहेगा, नीचे वाले में जो है वो क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, CH3 यहाँ H आएगा, ये फिनाइल आएगा। अब आप इन दोनों में देखो जरा कि ये दोनों जो है ना एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है ना। अब इन दोनों में जो है वो हम नहीं बोल सकते कि भाई मिरर लगाओ बीच में, तो ये वाला ऐसा दिखेगा, D है तो इधर D होना चाहिए था मिरर इमेज के लिए। तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। और जब कंपाउंड मिरर, अच्छा 50% ये बनेगा, 50% ये बनेगा, और जब कंपाउंड मिरर इमेज नहीं होते हैं तो क्या होता है, डाइस्टीरियोमर। तो यहां पर आपको जो है क्या मिलेंगे, डाइस्टीरियोमर्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहां पर डाइस्टीरियोमर्स का आपको पेयर मिला है। क्लियर है बात। और ये जो डाइस्टीरियोमर है, अब इसको रेसिमाइजेशन नहीं बोलेंगे हम, यहां पर रेसिमाइजेशन नहीं हुआ है, क्योंकि रेसिमाइजेशन तो तब होता है जब क्या बनता, इनेंशियोमर्स बनता। आई होप मेरी बातें आपके समझ में आ गई होगी। तो ये है भैया अपने पास एल्काइल हैलाइड में SN1 के एग्जाम्पल। जितने भी एग्जाम्पल है एल्काइल हैलाइड में SN1 के, वो सारे जो है वो हमने क्या कर लिए, देख लिए हैं। और अब जो है वो देखो नेक्स्ट जो है वो हम स्टार्ट करते हैं एल्कोहल में SN1, है ना। बहुत ही सिंपल सा काम है। नेक्स्ट पॉइंट है SN1 रिएक्शन इन एल्कोहल। हाँ जी, SN1 रिएक्शन इन एल्कोहल। हाँ तो देखो जरा कि एल्कोहल में SN1 रिएक्शन हमें करवानी है, और सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे भैया जी फॉर्मेशन ऑफ RX, फॉर्मेशन ऑफ RX। हमें RX का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। अब देखो कि ये RX एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन, यानी एल्कोहल से अब हम क्या करेंगे, एल्काइल हैलाइड बनाएंगे। एल्कोहल से क्या बनाना है, एल्काइल हैलाइड बनाना है। ये जो काम है ना फॉर्मेशन ऑफ RX, ठीक है, ये अभी जो रिएक्शन हमने देखी थी एल्काइल हैलाइड में SN1, उसका अपोजिट है।
कि पहले एल्काइल हैलाइड में हमने क्या किया है, एल्काइल हैलाइड में हमने एक तरीके से एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाया था, वाटर के साथ रिएक्शन करवाई, तो एल्काइल हैलाइड से हमने क्या बना दिया, अल्कोहल बना दिया। अब हम इसका उल्टा करेंगे, हम क्या करेंगे कि भाई अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाएंगे, जैसे वहां पर रिएक्शन हमने H2O के साथ करवाई, तो जो वो RX से जो है वो H2O मतलब RX से ROH बन गया। अब यहां पर इसकी रिएक्शन जो है वो हम किसके साथ करवाएं, अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करवाएं कि RX बन जाए, तो इसकी रिएक्शन हम HX के साथ करवा सकते हैं। अब इसमें देखना जरा कि अगर आपने अल्कोहल की रिएक्शन, देखो हमें तो क्या करना है, RX बनाना है, ठीक है, तो अल्कोहल की रिएक्शन अगर आपने करवाई NaBr के साथ, या यहां पर NaCl के साथ, या यहां पर NaI के साथ, केवल NaBr, केवल NaCl, केवल NaI, अगर ये लिखा है ना, तो यहां से आप देखो न्यूक्लियोफाइल क्या मिलेगा, Br माइनस न्यूक्लियोफाइल होगा, यहां से क्या मिलेगा, Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल मिलेगा, यहां से क्या मिलेगा, I माइनस न्यूक्लियोफाइल होगा, Br अटैक करेगा, OH बाहर जाएगा, लेकिन भैया यहां कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, नो रिएक्शन, यहां रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है, ना तो SN1 होगी ना SN2, कोई रिएक्शन होगी ही नहीं। क्या कारण है रिएक्शन नहीं होने का, तो भैया मेरे कारण ये है कि OH माइनस जो है ना, यहां लिविंग ग्रुप कौन बनेगा, OH माइनस बनेगा, और लिविंग ग्रुप OH माइनस अगर बन रहा है तो OH माइनस तो एक पुअर लिविंग ग्रुप होता है, और OH माइनस एक पुअर लिविंग ग्रुप है, ये आसानी से हटेगा ही नहीं, और OH माइनस नहीं हटेगा तो रिएक्शन कहां से होगी, अटैक कहां से होगा, है ना। तो मैं ये बोलूंगा कि यहां रिएक्शन नहीं हुई, और इसका कारण क्या है, बिकॉज बिकॉज OH माइनस इज ए पुअर लिविंग ग्रुप, ठीक है, तो OH माइनस क्या है, एक पुअर लिविंग ग्रुप है ना, और अगर आपको रिएक्शन करवाना है ना, तो इस पुअर लिविंग ग्रुप को गुड लिविंग ग्रुप में बदलना पड़ेगा, है ना, फॉर प्रोसीडिंग द रिएक्शन फर्स्ट दिस पुअर लिविंग ग्रुप should be converted into good living group, ठीक है। तो भैया ये जो पुअर लिविंग ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट करना चाहिए, हमें गुड लिविंग ग्रुप में इसको कन्वर्ट मतलब एक तरीके से करना चाहिए। और ये हम कैसे करेंगे गुड लिविंग ग्रुप, तो ये हम करेंगे भैया, इसके साथ आपको एसिडिक मीडियम लेना पड़ेगा। आप इसमें क्या कर दो, H+ मिला दो, है ना। जैसे मान लो रिएक्शन हम करवा रहे हैं NaBr के साथ, रिएक्शन हम करवा रहे हैं NaCl के साथ या NaI के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो साथ में क्या ले लो, H+ ले लो, है ना। जैसे अगर आप यहां पर क्या करोगे, ROH है, H+ ले लिया और साथ में मान लो NaX ले लिया, अब रिएक्शन हो जाएगी। और अब रिएक्शन होगी कौन सी मैकेनिज्म से, SN1 से। SN1 से ही क्यों हुई रिएक्शन, क्योंकि सॉल्वेंट कैसा हो गया, प्रोटिक हो गया, है ना। और प्रोटिक सॉल्वेंट किसके लिए जो है वो फेवरेबल होता है, SN1 के लिए फेवरेबल होता है, इसलिए यहां अब SN1 से रिएक्शन हो जाएगी, क्या बन जाएगा, RX। अब देखो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि भैया यहां क्या होता है ना कि हमें यह पता है कि अगर एक से ज्यादा रिएक्शन होने की कहीं पर पॉसिबिलिटी है, तो सबसे पहले तो कौन सी रिएक्शन होगी, एसिड बेस रिएक्शन ही होगी सबसे पहले तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस H+ को लोन पेयर दे देगा, और लोन पेयर दिया ऑक्सीजन ने, तो हमें यहां पर मिला ROH, और ये OH, और ये क्या चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। तो ऑक्सीजन को लोन पेयर मतलब ऑक्सीजन ने जैसे ही H+ को लोन पेयर दिया, तो यहां पर देखो एक गुड लिविंग ग्रुप बन रहा है, ये जो है वो क्या हो जाएगा, यहां से लिविंग ग्रुप बन के बाहर, H2O क्या है, एक गुड लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप, और गुड लिविंग ग्रुप बनने के कारण यहां पर जो है वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा तो क्या बनेगा, यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, और ये कार्बोकेटाइन बना है तो आगे इसमें क्या हो सकता है, रीअरेंजमेंट में, एक बार कार्बोकेटाइन बन गया ना, अब आगे तो रिएक्शन हो जाएगी। अब आगे आपको यहां से क्या मिलेगा, X- मिलेगा, जो NaX है ना, इससे मिला X-, ये अटैक हुआ और क्या बन जाएगा, RX बन जाएगा। इस तरीके से रिएक्शन होगी। तो भाई केवल NaX के साथ रिएक्शन नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, क्योंकि पहले आपको जो कार्बोकेटाइन तो बनाना पड़ेगा ना, और कार्बोकेटाइन कैसे बनेगा, जब OH जो कि एक पुअर लिविंग ग्रुप है उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, गुड लिविंग ग्रुप में। और वो हम कैसे करते हैं, वही NaX के साथ आपको एसिडिक मीडियम लेना पड़ेगा, कोई एसिड मिलाना पड़ेगा, तब जाके ये काम होगा। क्लियर है बात। अब देखना यार कि ये एसिडिक मीडियम बनाने के लिए हम क्या काम में ले, कौन सा एसिड हम काम में ले सकते हैं। तो मैं एक चीज तुम्हें बता देता हूं कि यहां पर जो है ना
सब हर एक के साथ आपको अलग अलग एसिड काम में लेने होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हमारे पास ROH है, रिएक्शन जो है वो जैसे आप करवा रहे हो NaBr के साथ, तो NaBr के साथ जब काम में लेते हैं तो हम H2SO4 काम में लेते हैं एसिडिक मीडियम के लिए। NaBr के साथ तो क्या काम में लेते हैं, H2SO4, ठीक है। या फिर जो है वो यहाँ पर आप डायरेक्टली HBr काम में ले लो, कि NaBr अगर काम में ले रहे हो तो NaBr के साथ तो H2SO4 मिलाना पड़ेगा, तब काम चलेगा, तब रिएक्शन होगी। और अगर जो है वो आप HBr मिला रहे हो तो इससे तो दोनों काम हो जाएंगे, क्योंकि HBr जो क्या होगा, खुद टूट जाएगा। कैसे, H+ और Br- में डायरेक्टली खुद ही टूट जाएगा, और खुद टूटेगा H+ Br- में, तो जाके जो कौन सी SN1 रिएक्शन होगी, है ना, क्योंकि H+ यहीं से मिल जाएगा, पहले जो है वो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, कार्बोकेटाइन बन जाएगा, रिएक्शन हो जाएगी। तो यहां पर रिएक्शन होगी, क्या बनेगा, RBr, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और ऐसे ही जो है वो ROH है, अपने पास एल्कोहल है। अगर मान लो रिएक्शन आप करवा रहे हो किसके साथ, NaI के साथ, तो NaI के साथ यहां पर काम में लेना होता है H3PO4, और ये होता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, या केवल इसको आप फॉस्फोरिक एसिड भी बोल सकते हो। H3PO4 काम में लेते हैं, और यहां या इसकी जगह आप केवल HI काम में ले सकते हो, क्योंकि केवल HI काम में लोगे तो आपको अलग से एसिड मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहीं पर जो है वो ये क्या हो जाएगा, आपको H+ प्रोवाइड करवाएगा और साथ में I- प्रोवाइड करवाएगा, दोनों चीजें आपको मिल जाएगी। और ये दोनों चीजें मिल गई तो वही बात, यहां से क्या बन जाएगा, RI मिल जाएगा, ठीक है। अब यार सवाल ये है कि NaBr के साथ H2SO4 ही काम में क्यों लिया, और NaI के साथ H3PO4 ही काम में क्यों लिया। यहाँ NaI के साथ हम H2SO4 क्यों नहीं मिला सकते, समस्या है ना। तो NaI के साथ H3PO4 हम क्यों नहीं मिला सकते, हमें ये देखना है। तो भाई देखो, इसका कारण आप समझना कि होता यह है कि जो H2SO4 है ना, ये क्या होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो NaI I- जो है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना, क्योंकि ये अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। कोई भी एलिमेंट अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो किसकी तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। कोई एलिमेंट अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। हालांकि H3PO4 भी ऑक्सीडेशन करता है, लेकिन इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर इतनी ज्यादा नहीं होती है। तो अगर आपने NaI के साथ यहाँ H2SO4 काम में ले लिया, तो ये I- और H2SO4 आपस में क्या कर लेंगे, रिएक्शन कर लेंगे, और H2SO4 I- का क्या कर देगा, एक तरीके से ऑक्सीडेशन करके इसको I2 में कन्वर्ट कर देगा, रिएक्शन नहीं होगी। तो ये कारण है कि हम जो है वो, ऐसे नहीं है कि भाई हर कोई सा रिएजेंट हर कभी मिला दो, ऐसा नहीं होता है ऑर्गेनिक में, ठीक है ना। आपको जो ये ध्यान में हर एक चीज का लॉजिक होता है, और ये चीज NCERT का स्टेटमेंट है भैया, है ना, कि NaI के साथ आपको क्या काम में लेना है, H3PO4 ही काम में लेना है। NaBr के साथ क्या काम में लेना है, H2SO4, ये NCERT में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और कहाँ मिलेगा आपको, जो फर्स्ट चैप्टर है एल्काइल हैलाइड, उसमें आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप देखो जरा, मैं ये लिख देता हूं कि भाई विथ NaI H3PO4 is used, ठीक है, not H2SO4, because H2SO4 is an oxidizing acid, ठीक है। तो जो H2SO4 होता है वो क्या होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिड होता है। कहने का मतलब ये बहुत ही जल्दी क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन कर देता है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एसिड होता है, एंड इट विल ऑक्सीडाइज I- into I2। तो ये I- को क्या करेगा, एक तरीके से I2 में ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कंडीशन है और ये रिएक्शन है, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना, हम हर कोई सा एसिड हर कोई से NaI या NaX के साथ काम में नहीं ले सकते, ठीक है। फिर आप ये देखो जरा कि अगर बात करें हम Cl की, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है Cl वाला, तो ROH, ठीक, एल्कोहल है। यहां अगर आपको जो RCl बनाना है, तो RCl बनाना होता है तो हम एक काम में लेते हैं, एक रिएजेंट होता है ZnCl2 प्लस HCl, या ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, ल्यूकास रिएजेंट, है ना। और रिएक्शन वही HCl जो है वो क्या करेगा, यहां पर RCl बनेगा। अब ये क्या है, ये अलग चीज है कि ZnCl2 HCl काम में क्यों लिया। अच्छा, यहां पर केवल HI, यहां HBr, यहां पर भी केवल HCl से काम चल सकता है,
लेकिन वो केवल HCl से काम तभी चलेगा, 1 डिग्री अल्कोहल अगर यहां पर है 1 डिग्री अल्कोहल, तो केवल HCl के साथ रिएक्शन नहीं होगी। 2 डिग्री या 3 डिग्री के केस में तो रिएक्शन हो जाएगी HCl के साथ, लेकिन 1 डिग्री के केस में जो कार्बोकेटाइन बनता है ना वो कम स्टेबल बनता है। तो ये ल्यूकास रिएजेंट ZnCl2 क्या करता है ना, इसी पुअर लिविंग ग्रुप को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने का काम करता है ना। तो आप ये समझो कि भाई ये देखो क्या करेगा, ZnCl2 करता क्या है वास्तव में, ये हमारे पास ROH है ना, ठीक है, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, और ये Zn, ये Cl, ये Cl, ऑक्सीजन क्या करता है, इसको अपने लोन पेयर देता है, जिंक को लोन पेयर देता है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, तो जिंक को लोन पेयर देकर ये जो पूरा बनता है ना, ये पूरा एक गुड लिविंग ग्रुप होता है, गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो गुड लिविंग ग्रुप है तो ये क्या करेगा, इस पूरे को हटा देगा और यहां से आपको क्या प्रोवाइड करवाएगा, R+ प्रोवाइड करवाएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, और नेक्स्ट स्टेप में जो HCl से Cl- यहां पर क्या कर देगा, अटैक कर देगा, RCl बनेगा। इस तरीके से जो है रिएक्शन होती है। और ये RCl जो है ना, इसकी टर्बिडिटी आती है, टर्बिडिटी का मतलब एक तरीके से धुंधलापन, एक तो होता है PPT, प्रेसिपिटेट, एक होती है टर्बिडिटी। तो आप ये मानो कि टर्बिडिटी इज जस्ट बिफोर कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट के जस्ट पहले की कंडीशन है कि जब पीपीटी बनता है तो पहले सॉल्यूशन थोड़ा सा धुंधला हो जाता है और फिर जो वो धीरे धीरे सेटल डाउन होता है। तो सेटल डाउन होने के बाद तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो गया। और अगर सेटल डाउन नहीं हुआ है तो वो क्या है, वो टर्बिडिटी है। तो RCl की क्या बनती है, टर्बिडिटी बनती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से ल्यूकास टेस्ट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड ल्यूकास टेस्ट, ठीक है ना। तो यहां पर जो है ना, ये ल्यूकास टेस्ट अभी हम पढ़ लेंगे। ल्यूकास टेस्ट जो है वो अल्कोहल को एक तरीके से डिस्टिंग्विश करने के काम में आता है। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को जो है वो हम क्या करते हैं, इससे अलग करते हैं ल्यूकास टेस्ट से, ठीक है। तो देखो कि यही इसी के बारे में हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। तो मैंने अभी आपको क्या कहा था कि भाई जो ZnCl2 है ना, इसको जो है वो हम 3 डिग्री अल्कोहल के साथ काम में ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, है ना, जरूरत नहीं पड़ती है वैसे। विथ एक पॉइंट है, विथ 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल ZnCl2 is not required because in case of, yeah, in this case formed carbocation will be maximum stable, ठीक है, and it will react with HCl without ZnCl2, ठीक है ना। तो 3 डिग्री के साथ जो है वो आप 2 डिग्री के साथ भी जो है वो आप ये मानो कि HCl के साथ रिएक्शन करवाओगे तो गर्म करना पड़ेगा। तो ZnCl2 काम में ले लो तो अच्छा रहता है, लेकिन जरूरत तो 2 डिग्री में नहीं रहती। लेकिन अगर ऑप्शन आए तो 3 डिग्री वाला आपको सिलेक्ट करना है। क्यों, कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनता है, ZnCl2 की जरूरत नहीं पड़ती है, वो बिना ZnCl2 के भी रिएक्शन कर जाता है, आसानी से वहां पर रिएक्शन हो जाती है। चलो ये हुई एक बात। अच्छा 1 डिग्री में तो जरूरत पड़ेगी, 1 डिग्री में बिना ZnCl2 की रिएक्शन होती नहीं है। इवन 1 डिग्री में तो गर्म करने पर, ZnCl2 के साथ गर्म करने पर रिएक्शन होती है, ठीक है ना, क्योंकि कार्बोकेटाइन क्या बनता है, बहुत ही कम स्टेबल बनता है। कुछ एग्जाम्पल इसके देखते हैं हम, ठीक है। इसको मिटा देता हूं। जैसे यह है अपने पास Cl, रिएक्शन हमने करवाई भैया जी, यहाँ है OH नॉट Cl, ZnCl2 साथ में जो है वो HCl है। आपको प्रोडक्ट बनाना है इन सारे में, जितने भी मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ ना, इन सब में एक एक करके प्रोडक्ट बनाओ। देखें ये OH है, रिएक्शन हमने करवा दी भैया जी NaBr साथ में H2SO4 के साथ, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, सोचो आराम से। ठीक है, यहाँ रिएक्शन करवा दी हमने HI के साथ, ठीक है, आसान सा काम है भैया। यहाँ रिएक्शन हमने करवाई NaI और साथ में H3PO4 के साथ।
देखो ये कुछ एग्जांपल है। करना क्या है, क्योंकि SN1 रिएक्शन करवा रहे हैं तो फ्लो चार्ट क्या कहता है, सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनाना है, रीअरेंजमेंट करवाना और प्रोडक्ट बताना है, यही कहता है फ्लो चार्ट। तो इसी को फॉलो करो। तो देखो जरा, सबसे पहले हमने कार्बोकेटाइन बनाया, ये कार्बोकेटाइन, इसमें करवाते हैं रीअरेंजमेंट। तो इसमें 5 कार्बन की रिंग है, रिंग के बाहर जस्ट जुड़े हुए कार्बन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो भैया ये तो कंडीशन है किसकी, रिंग एक्सपेंशन की। तो रिंग क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी। 5 की रिंग किस में कन्वर्ट होगी, 6 में कन्वर्ट होगी। और आगे जो हो हम Cl का अटैक यहाँ पर करवा देंगे। तो Cl का अटैक किया तो यहाँ पर जो है ये वाला बनेगा। क्लियर है बात। फिर इसके बाद में यहाँ देखो जरा, ये पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोकेटाइन बना, रीअरेंजमेंट करवाते हैं, यहाँ से हाइड्राइड शिफ्टिंग करवा देता हूँ। तो हाइड्राइड शिफ्टिंग से ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा। ये अभी मैक्सिमम स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बना है, तो यहाँ पर जो है वो आगे क्या होगा, ये वाले में मिथाइल शिफ्टिंग करवा देता हूँ। तो मिथाइल शिफ्टिंग हुई तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आया, NaBr से क्या मिलेगा आपको, Br माइनस मिलेगा। तो यहाँ से Br मिला तो ये आया अपने पास Br। ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से जो है वो ये पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर देखो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा। और ज़्यादा स्टेबल हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ से हाइड्राइड शिफ्टिंग करवा दो अभी, तो हाइड्राइड शिफ्टिंग करवाओ तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन किस में, 2 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। और ज़्यादा स्टेबल हो सकता है, 3 डिग्री से हाइड्राइड शिफ्टिंग करवा दो एक बार और। तो यहाँ से हाइड्राइड शिफ्टिंग करवाए तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया। ठीक है। अब यहाँ पर I का अटैक करवाएंगे, यहाँ I का अटैक हुआ तो यहाँ पर आएगा अपने पास I। क्लियर है बात। फिर यहाँ चेक करते हैं, देखो जी ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है, देखो कैसे होगा रीअरेंजमेंट। ये ऑक्सीजन वॉक्सीजन और कोई जो साइड में दूसरे जो एटम लगे ना, उनका आप ये मानो उनसे कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है, कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। क्योंकि यहाँ पर जो है वो अगर कंसेप्ट वाइज चलोगे तो आंसर तो आ ही जाएगा। यहाँ से हाइड्राइड शिफ्टिंग करवा देता हूँ तो देखो 2 फायदे हैं। यहाँ एक तो 3 डिग्री में कन्वर्ट हो गया, इसके साथ ही ये बैक बॉन्डिंग वाला कार्बोकेटाइन भी बन रहा है और ये बहुत ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है। तो इसका मतलब I जो है वो यहीं पर जुड़ेगा, यहाँ से जो है वो अपने पास प्रोडक्ट ये वाला बनेगा, यहाँ आएगा क्या I, ये फाइनल प्रोडक्ट है। ठीक है। यहाँ देखो जरा कि ये पॉजिटिव चार्ज है, इधर से क्या करवा दूं भैया, इस बार इधर से जो है वो इसमें हाइड्राइड शिफ्टिंग करवा देता हूँ ताकि ये किस में कन्वर्ट हो जाए, ताकि ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाए। ये CH2CH3 और Cl जो है वो यहीं पर जुड़ेगा, तो फिनाइल ये आया भैया अपने पास CH, Cl, CH2 और ये क्या है CH3, ये प्रोडक्ट बनेगा। इसमें देखो इसमें केवल HCl लिखा है, और केवल HCl लिखा है तो यहाँ ZnCl2 की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि भैया ये देखो आप कहोगे कि सर क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, ये जो है बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बन रहा है ना। तो ZnCl2 की जरूरत नहीं है। ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन अगर बनता है तो वहां पर जो रिएक्शन आसानी से हो जाती है, ये कार्बोकेटाइन बनेगा और इस कार्बोकेटाइन से ये वाला जो है बेंजाइल क्लोराइड आपको मिलेगा। क्लियर है बात। तो ये है भैया अपने पास कुछ एग्जांपल, ये है अल्कोहल में SN1 के एग्जांपल, है ना। एक छोटा सा पॉइंट और पढ़ते हैं, देखो कि भाई हम अल्कोहल में SN1 देख रहे हैं ना, वैसे तो SN1 का कोई भी एग्जांपल आप देख लो, चाहे अल्कोहल में हो, चाहे वो एल्काइल हैलाइड में हो, चाहे वो ईथर में हो, है ना। जब भी आपको कभी रिएक्टिविटी पूछे, है ना, कि SN1 के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, तो रिएक्टिविटी के लिए आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि SN1 में बनता है भैया कार्बोकेटाइन, और वो कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा ना, रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी, है ना। तो बस पॉइंट यही है कि रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल फॉर SN1, देखिएगा रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल फॉर SN1, है ना। तो क्योंकि रिएक्शन में क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के, कि यार हमारा बनने वाला कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा ना, तो वो अल्कोहल SN1 रिएक्शन यानी कि HX के साथ उतनी जल्दी रिएक्शन करेगा। SN1 रिएक्शन किसके साथ, HX के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं ना हम, सबसे पहले RH का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो वो HX के साथ उतना ही जल्दी रिएक्शन करेगा। ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए वही बात, एक तो है 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, एक है हमारे पास यहां पर जैसे ये कोई है 2 डिग्री अल्कोहल, फिर एक है भैया जी कोई 1 डिग्री अल्कोहल, ये है 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, फिर एक है अपने पास मेथेनॉल, ये है मेथेनॉल, ठीक है। तो ये 4 अल्कोहल है,
अब आपको क्या बताना है यहाँ पर, रिएक्टिविटी बतानी है, HX के साथ रिएक्टिविटी का ऑर्डर। तो SN1 रिएक्शन के लिए क्या बनाएंगे, ये कार्बोकेटाइन बना, तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन बना कैसा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक है। और यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन कैसा बनेगा, ये बना भैया 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, यहाँ पर कार्बोकेटाइन कैसा बनेगा, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, दिस इज 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। और यहाँ पर जो क्या बना, यहाँ पर तो मिथाइल कार्बोकेटाइन बनेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो दिस इज मिथाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है। और हमें अच्छे से पता है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहता है कार्बोकेटाइन का, तो इन सब में स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है, तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और सबसे कम मिथाइल। तो यहाँ रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहेगा SN1 के लिए, रिएक्टिविटी, ठीक है, ऑर्डर। तो ये 3 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, मिथाइल वाला जो है वो सबसे कम रिएक्टिव होगा, ये SN1 के लिए रिएक्टिविटी है, ठीक है ना। अगर बात करें फिनॉल, तो फिनॉल तो SN1 रिएक्शन देगा ही नहीं, वही कारण है डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से SN1 रिएक्शन नहीं होगी फिनॉल में, है ना। जैसे आप ये मानो ये OH है ना, यहाँ पर जो है वो आपको कुछ जैसे मान लो फ्लोरीन जोड़ के दे दिया, एक ये OH है, यहाँ दे दिया NO2, ठीक है, एक हमारे पास जो है वो ये OH है, यहाँ पर दे दिया CN, एक जो है वो ये अल्कोहल है, यहाँ पर मिथाइल दे दिया। अब यहाँ पर जो है वो रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको पूछा है, तो आप समझना कि रिएक्टिविटी ऑर्डर के लिए वही हमें तो क्या करना है, कार्बोकेटाइन बनाना है और क्या करना है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करनी है, सीधा सा काम, केवल इतना ही काम करना है। तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन ये वाला बनेगा, इस पर जो है वो ये जो CH3 है ना, इसका प्लस आई इफेक्ट लगेगा, यहाँ कार्बोकेटाइन ये लगेगा, ये बनेगा CN का माइनस आई इफेक्ट, ये कार्बोकेटाइन इसका जो है माइनस आई इफेक्ट, ये कार्बोकेटाइन और इसका भी माइनस आई इफेक्ट लगेगा, है ना। और हमें पता है कि कार्बोकेटाइन के आसपास डोनर इफेक्ट जितना ज़्यादा होता है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेबल ऑर्डर जो है वो ये रहेगा, चौथा वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है, इसलिए यहाँ पर जो आपको सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी मिलेगी, है ना। फिर इसके बाद में कौन सा आ जाएगा, पहला आ जाएगा, फिर आ जाएगा कौन सा, तीसरा, फिर सबसे लास्ट में कौन सा रहेगा, दूसरा। तो अगर आपको अल्कोहल में SN1 का ऑर्डर पूछे, सिंपल सा काम, इवन अल्कोहल ही नहीं, किसी भी रिएक्शन में अगर आपको SN1 का ऑर्डर पूछे तो SN1 में ध्यान ये रखना है कार्बोकेटाइन बनाना है और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करनी है ना। तो ये हो गया भैया अपने पास रिएक्टिविटी। अब देखो एक छोटा सा पॉइंट, अभी हमने ल्यूकास रिएजेंट की बात करी थी ना, बस ये पढ़ लेते हैं, फिर जो है वो कल की क्लास में हम ईथर में SN1 की बात कर लेंगे, फिर SN2 स्टार्ट कर देंगे, है ना। छोटे छोटे पॉइंट है ये, कोई ज़्यादा इसमें जो है वो आप ये मानो, अच्छा SN1 से ज़्यादा, SN1 के तो बहुत कम एग्जाम्पल है, SN2 के एग्जाम्पल ज़्यादा है, ठीक है ना। तो SN2 थोड़ा सा लेंथी भी है, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो सारा जो है वो सिलेबस कवर करेंगे यहाँ पर, है ना। तो देखना ल्यूकास टेस्ट, वैसे तो अल्कोहल के लिए ल्यूकास टेस्ट हो गया, ल्यूकास टेस्ट के बाद में एक विक्टर मेयर टेस्ट भी होता है जो कि अल्कोहल के लिए जो डिस्टिंग्विशमेंट के लिए काम में आता है। ल्यूकास टेस्ट से हम क्या करते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करते हैं। क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, क्योंकि तीनों अलग अलग तरीके से बिहेवियर शो करते हैं ल्यूकास रिएजेंट के साथ। देखो क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में आपको यहाँ पर जो है 1 डिग्री अल्कोहल दे रखा है, अल्कोहल, ठीक है, जैसे मान लो RCH2OH, दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल, ये कोई 1 डिग्री अल्कोहल है। फिर जो है वो एक दूसरी टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में जो है वो आपको 2 डिग्री अल्कोहल दे रखा है, यहाँ पर है 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, यानी कि RCHR और ये है OH। एक और टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पर जो है मान लो 3 डिग्री अल्कोहल दे रखा है, यह है 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। और जैसे RC, ये R और ये OH, ये है 3 डिग्री अल्कोहल। तो 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब है और 3 आपको अलग अलग अल्कोहल दे रखे। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि यार बताओ किसमें 1 डिग्री, किसमें 2 डिग्री और किसमें 3 डिग्री है। अब कैसे ये काम करेंगे, तो बहुत ही आसान सा काम है कि भाई देखो, देख के सूंघ के बता नहीं सकते क्योंकि अल्कोहल ट्रांसपेरेंट होता है, ऑलमोस्ट जो है वो गंध भी सबकी एक जैसी होती है, ठीक है। तो आप क्या करो, इसमें थोड़ा सा मिलाओ ल्यूकास रिएजेंट, बोले तो ZnCl2 प्लस HCl मिलाया, ठीक है। इसमें भी हमने थोड़ा सा ल्यूकास रिएजेंट मिलाया, ZnCl2 प्लस HCl मिलाया, और इसमें भी थोड़ा सा जो है वो हम मिलाते हैं ल्यूकास रिएजेंट, ZnCl2
और प्लस HCl, तीनों में जो है वो हमने थोड़ा थोड़ा ल्यूकास रिएजेंट मिलाया। अब जैसे ही ल्यूकास रिएजेंट मिलाओगे तो यहाँ पर जो क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, ये कार्बोकेटाइन बना, है ना। आगे जो क्या हो जाएगा, Cl का अटैक हो जाएगा, तो यहाँ पर RCl, ये हमें 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड मिलेगा। सेम टू सेम यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। सबसे पहले कार्बोकेटाइन हम बनाएंगे, रीअरेंजमेंट होता है तो करवा देंगे, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो कंसेप्ट समझना है। Cl का अटैक होगा तो यहाँ पर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड बनेगा, ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड बना, ठीक। फिर यहाँ पर जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ रिएक्शन होगी तो कार्बोकेटाइन बना CH2 पॉजिटिव, आगे जो वो Cl का अटैक हुआ तो यहाँ पर बना RCH2 और ये Cl। क्लियर बात, इस तरीके से रिएक्शन होगी। अभी मैंने आपको कहा था कि मुझे बताओ कि इन तीनों में से सबसे जल्दी रिएक्शन कौन करेगा, तो 3 डिग्री वाला जो है वो तुरंत रिएक्शन करेगा, जैसे ही मिलाओगे मिलाते ही रिएक्शन। तो यहां पर जो है RCl की टर्बिडिटी आती है, अभी कहा था ना, तो टर्बिडिटी will appears just after addition of Lucas reagent, या यू को इमीडिएटली टर्बिडिटी अपीयर होगी, टर्बिडिटी विल अपीयर इमीडिएटली, तुरंत मिलाते ही जो है वो टर्बिडिटी आ गई, ठीक है। यहां पर जो है वो 2 डिग्री में रिएक्शन थोड़ी सी धीरे होगी, 3 डिग्री तो कार्बोकेटाइन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, तो 2 डिग्री में रिएक्शन थोड़ी सी क्या होगी, धीरे होगी। तो टर्बिडिटी विल अपीयर्स इन 5 to 10 मिनट, 5 to 10 मिनट, 5-10 मिनट का टाइम लग सकता है, क्योंकि रिएक्शन की रेट क्या हो गई, कम हो गई, कार्बोकेटाइन थोड़ा कम स्टेबल बना। और यहां पर जो है वो टर्बिडिटी will appears after 30 मिनट और ऑन हीटिंग, भैया हीट करोगे तो टर्बिडिटी आएगी, या 30 मिनट आधा पौन घंटा रखोगे तब जो हो यहां पर टर्बिडिटी नजर आएगी, ठीक है। तो भाई इसी के बेसिस पर, क्यों, क्योंकि कार्बोकेटाइन बहुत कम स्टेबल बनता है 1 डिग्री में, तो इसी के बेसिस पर ये जो टाइम लग रहा है ना, इसी टाइम के बेसिस पर यहां एक तरीके से जो है वो हम ये बोलेंगे कि जो है वो तीनों को हम क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो ल्यूकास टेस्ट से हम क्या करते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दिस टेस्ट कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। एक तो ये पॉइंट है। तो 3 डिग्री एल्कोहल जो तुरंत पीपीटी देता है, टर्बिडिटी देता है, 2 डिग्री में थोड़ा टाइम लगता है, 1 डिग्री में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। एक ध्यान में रखना कि भाई एक ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है, दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल। अब 1 डिग्री अल्कोहल है, ये गिव्स टर्बिडिटी with Lucas reagent immediately, ठीक है। ये तुरंत टर्बिडिटी देता है, मिलाते ही टर्बिडिटी देता है। देखो क्यों, क्योंकि यहां पर जो कार्बोकेटाइन बनेगा कौन सा, CPM, और CPM कार्बोकेटाइन क्या होता है, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये CPM कार्बोकेटाइन या इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन अगर कहीं बनता है तो तुरंत मिलाते ही टर्बिडिटी आएगा। ये 1 डिग्री है लेकिन फिर भी तुरंत मिलाते ही टर्बिडिटी देता है, क्यों, क्योंकि यहां पर CPM कार्बोकेटाइन बनता है जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है ना। तो ये है अपने पास ल्यूकास टेस्ट। आगे जो है वो इसकी बात हम एक बार थोड़ी सी और करेंगे, क्यों, क्योंकि जो है वो हमारे पास एल्कोहल के कुछ टेस्ट आएंगे, ल्यूकास टेस्ट हो गया, विक्टर मेयर टेस्ट हो गया, है ना, ये हम आगे वापस से पढ़ेंगे एक बार। तो भैया ये है आज की क्लास। अगली क्लास में हम SN1 कंप्लीट कर लेंगे। अब क्या बचा है, एल्कोहल में हो गया, अल्काइल हैलाइड में हो गया, ईथर में बचा है केवल SN1। तो कल हम ईथर में SN1 स्टार्ट करके खत्म भी कर लेंगे और SN2 स्टार्ट भी कर देंगे। यही सीक्वेंस SN2 का रहेगा, पहले अल्काइल हैलाइड में SN2, फिर अल्कोहल में SN2, फिर ईथर में SN2। क्लियर है बात। तो उम्मीद करते हैं क्लास आपके अच्छे से समझ में आई होगी। यहाँ से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।